करते हैं। क्या है रेड डाटा बुक? मैं आपको अगर दो सेंटेंस में कहूँ, 2 लाइन में कहूँ, तो रेड डाटा बुक जो है हमारे इस पर्यावरण में, हमारी इस धरती पे बहुत सारे जीव जंतु पौधे यहाँ निवास करते हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। इनमें से कई सारे पौधे, कई सारे जीव जंतु जो है अपने पूरी प्रजाति के अंतिम कगार पे हैं। पूरी प्रजाति के अंतिम कगार मतलब ये खत्म होने वाले हैं। इनकी जो है इस धरती से नामो निशान खत्म होने वाला है, या खत्म हो चुका है, या आने वाले 10 वर्षों, 20 वर्षों या कुछ समयों के बाद ये भी इनकी पूरी प्रजातियां खत्म हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। तो इसके लिए एक जो है संस्था IUCN, उसको बोलते हैं IUCN, ठीक है ना, मैं लिख दे रहा हूं IUCN। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल, ठीक है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है ना। मतलब प्रकृति के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है IUCN, ठीक है। IUCN जो है यह जो है वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम और प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के साथ मिलकर, ठीक है ना, वैश्विक स्तर मतलब पूरे विश्व स्तर पर, ठीक है ना, पिछले 50 वर्षों में जितने भी जीव जंतु, ठीक है, पेड़ पौधे, इनकी जो प्रजातियां थी, उप प्रजातियां थी, ठीक है ना, या हैं, या तो ये पूर्ण रूप से खत्म हो चुके हैं, या अभी है तो वह संकट की स्थिति में है, जो आने वाले 10 वर्षों में, 50 वर्षों में खत्म होने वाले हैं। तो इनकी संरक्षण के लिए जो है एक रेड डाटा बुक बनाया गया और इसमें उनको शामिल किया गया जिनको संरक्षण प्रदान किया जा सके, और उनको भी कई सारी श्रेणियों में बांटा गया कि किनको पूर्ण संरक्षण चाहिए, किनको कुछ वर्षों तक संरक्षण चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं रेड डाटा बुक में लाई गई, ठीक है। तो समझते हैं कि रेड डाटा बुक जो है क्या है। तो रेड डाटा बुक जो है IUCN द्वारा, ठीक है ना, वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम और प्रजाति उत्तरजीविता आयोग द्वारा, ठीक है ना, इन सबके साथ मिलकर वैश्विक स्तर पर पिछले 50 वर्षों में जितनी भी जीव जंतु पेड़ पौधे की प्रजातियां थी, उप प्रजातियां थी या हैं, इनको संरक्षण प्रदान करने के लिए, ठीक है, इस संस्था को और इस रेड डाटा बुक को बनाया गया, ठीक है। अगर बात की जाए तो इसको कुछ श्रेणियों में बांटा गया है। रेड डाटा बुक जो है सबको कुछ श्रेणियों में बांटकर ही उसको शामिल करता है कि किसको किस श्रेणी में बांटा जाए। तो बात किया जाए तो रेड डाटा बुक जो है कुल 9 श्रेणियों में बांटा गया है। रेड डाटा बुक को 9 श्रेणियों में बांटा गया है। अगर पहले श्रेणी की बात की जाए तो पहला श्रेणी आता है विलुप्त, ठीक है ना। विलुप्त का मतलब होता है, ठीक है ना, एक्सटिंक्ट, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में एक्सटिंक्ट, ठीक है ना। इसको EX के द्वारा शो किया जाता है, जिसके भी बगल में EX लगा है मतलब ये विलुप्त का मतलब होता है कि इस श्रेणी में, इस प्रथम श्रेणी में जिन भी जीव जंतु को रखा गया है वह पूरी तरीके से इस धरती पर उनकी प्रजातियां समाप्त हो चुकी है, ठीक है ना। इसका कोई भी सदस्य जो है जीवित नहीं पाया गया है। इसका मतलब अगर डायनासोर की बात की जाए तो डायनासोर जो है इस धरती से पूर्णतः विलुप्त हो चुके हैं। इनकी प्रजातियों में से, इनके सदस्यों में से कोई भी एक सदस्य अभी तक जिंदा नहीं है। तो ये विलुप्त की श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना। इसके बाद से ये जो होते हैं इन पर जो है आने वाले कुछ समयों बाद भी इनकी मतलब
इनके सदस्य आने की संभावना नहीं है, ठीक है ना, तो वो इस श्रेणी में रहते हैं। उसके बाद से अगर दूसरी श्रेणी की बात की जाए तो उसको बोलते हैं घोर संकट, अति वन से विलुप्त, ठीक है ना, ठीक है ना, दूसरे को बोलते हैं वन से विलुप्त, ठीक है ना। तीसरा होता है घोर संकटग्रस्त, ठीक है ना, घोर संकटग्रस्त। देखिए वन से विलुप्त का मतलब होता क्या है कि एक्सटिंक्ट, ठीक है ना, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, ठीक है ना, इसको EW से सूचित करते हैं, एक्सटिंक्ट ऑफ वाइल्ड। तो देखो इसका मतलब होता क्या है कि ये इसके श्रेणी में जो जो आते हैं वह जो है उनका प्राकृतिक आवास जो वन होता है वह वन से खत्म हो चुके हैं, ठीक है ना। इनकी जो आबादी है, इनकी जो प्रजातियां हैं वह वन में नहीं है, इनकी जो प्राकृतिक आवास में है, आवास वहाँ पे नहीं है। इनको संरक्षित करने के लिए इनके वनों से हटाकर या तो कृत्रिम स्थानों पर रखा गया है या जैसे चिड़ियाघरों में रखा गया है, ठीक है ना। तो ऐसे श्रेणी में आते हैं वन से विलुप्त वाले जीव जंतु पेड़ पौधे, ठीक। इसके बाद से आता है घोर संकटग्रस्त। घोर संकटग्रस्त का मतलब होता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसको बोलते हैं, ठीक है ना, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ क्या कि इसमें अंदर जो भी आते हैं इनकी जो समस्त प्रजातियां होती है, ठीक है, वो भी क्या है वन से विलुप्त हो रहे हैं, वन से क्या है विलुप्त हो रहे हैं। इनकी प्राकृतिक आवास जो है, प्राकृतिक आवास से ये भी छटे हैं, इनको भी संरक्षित करके कहीं रखा गया है, इनको भी जो है चिड़ियाघरों में रखा जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसमें इसकी अपेक्षा थोड़ी कम जो है वो संकट वाली बात आती है। इसमें देखा जाता है कि पिछले 10 वर्षों में इनकी 90%, ठीक है ना, 90% इनकी आबादी जो है कमी देखी गई है, ठीक है ना। इनको घोर संकटग्रस्त वाले जो जीव जंतु हैं उसमें ये देखा जाता है कि इनके पिछले 10 वर्षों में इनकी जो प्रजातियां थी वह 90% तक कम हो गई है, 90% तक क्या हो गई है, कम हो गई हैं। और इनकी जो जनसंख्या अब जो बची हुई है वह 250 से कम है। 250 से कम मतलब परिपक्व जो होते हैं, परिपक्व मतलब जैसे मादा नर और जो बच्चे देने वाले होते हैं, वो जो परिपक्व संख्या है इनकी 250 से कम है। बच्चों को लेकर इसमें नहीं गिना जाता है, जो परिपक्व जो उसके जंतु है वो जो है 250 से कम है, तब इसको रखा जाता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड में, घोर संकटग्रस्त में। और ये भी देखा जाता है कि आने वाले 3 वर्षों में 25% की, ठीक है ना, कमी होने की आशंका है। 25% कमी होने की आशंका है 3 वर्षों में, तो उसको घोर संकटग्रस्त में रखा जाता है। इसके बाद से इसमें यह भी देखा जाता है, ठीक है ना, मैंने एक यहाँ बताया कि जनसंख्या इनकी 250 हो और परिपक्व वाले जो इनके जोड़े होते हैं वह 50 से कम हो, तब इसको घोर संकटग्रस्त में रखा जाता है। अब इसके बाद से चौथा श्रेणी आता है संकटग्रस्त, ठीक है ना, घोर संकटग्रस्त नहीं, अब सिर्फ संकटग्रस्त। अब संकटग्रस्त जो है इनसे थोड़ा कम डेंजर जोन में है। इसमें ये देखा जाता है कि इसके वनों से विलुप्त होने का खतरा बना है, वन में है लेकिन वन से खत्म होने का खतरा इनका बना रहता है। और इनको देखा जाता है कि 10 वर्षों में 70% की इनकी कमी देखी जाती है। 10 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में देखा जाता है कि इनकी 70% जनसंख्या जो है कम हो गई है, तब इसको इस श्रेणी में रखा जाता है। और इनमें परिपक्व वाले जो होते हैं, परिपक्व जोड़े जो होते हैं 250 से कम होते हैं, इसकी जो है 250 से कम होते हैं। और देखा जाता है कि पिछले 20 वर्षों में इनकी 20% कम, ठीक है, पिछले 20 वर्ष नहीं, अगले 20 वर्षों में देखा जाए कि इनका 20% जो है इनकी संख्या कम होने वाली है, तब इनको संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद से आता है सुभेद्य, अगले श्रेणी को बोला जाता है सुभेद्य, ठीक है ना, ये ध वाला है तो सुभेद्य बोला जाता है। इसको बोलते हैं वल्नरेबल, ठीक है ना, इसको बोलते हैं वल्नरेबल।
वल्नरेबल का मतलब हुआ कि ये वन से संकटग्रस्त होने की इनकी संभावना है, वन में है लेकिन वन से संकटग्रस्त होने की संभावना इनकी बनी हुई है, तब इसको शुभेद की श्रेणी में रखा जाता है। और इनमें यह भी देखा जाता है कि 10 वर्षों में इनकी जो संख्या है 50% कम हो गई है। 10 वर्षों में जो है 50% इनकी कमी देखी गई है। पिछले 10 वर्षों में कमी देखी जा चुकी है, मतलब ये कम हो चुके हैं, ठीक है ना, जो 100 थे 50 हो चुके हैं, तो ऐसी होती है, ठीक है ना। और इनकी प्रजातियां जो है, प्रजातियां 10,000 से कम है, ठीक है ना। इनकी प्रजातियां जो है फिलहाल 10,000 से कम है, तब इसको सुभेद्य की श्रेणी में रखा गया है। मतलब वन में है, इनकी संख्या कम होते जा रही है, 10,000 है, 10,000 से ज़्यादा नहीं है, तब इनको सुभेद्य की श्रेणी में रखेंगे। फिर इसके बाद से आता है एक निकट संकटग्रस्त, ठीक है ना, निकट संकटग्रस्त, ठीक है ना। निकट संकटग्रस्त का मतलब हुआ, ठीक है ना, कि मतलब बहुत ही इनका खतरा जो है बहुत ऐसे कम होता है, लेकिन इनकी भी कुछ समयों बाद जो है खत्म होने की संभावना बनी रहती थी, निकट संकटग्रस्त कहते हैं। इसके बाद से रीड डाटा बुक में, ठीक है ना, आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। इसके बाद से जो है 2-3 ऐसे हैं टॉपिक्स, जैसे कि इसको बोलते हैं संकट मुक्त, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी हैं जो संकट से मुक्त हैं, जिनकी अभी फिलहाल में जनसंख्या बहुत सारी भरी पड़ी है, ठीक है ना। इसके बाद से ये और भी कुछ मतलब बिंदुओं में बांट के रखता है कि आंकड़ों का अभाव, ठीक है ना। इसमें देखेंगे श्रेणी तो आंकड़ों का अभाव भी आता है। आंकड़ों का अभाव का मतलब है कि रेड डाटा बुक के पास कोई आंकड़ा नहीं है कि उस टाइप के कितने जीव जंतु है, इसलिए आंकड़ों का अभाव। और कुछ है अनाकलित, ठीक है ना, और कुछ को बोलते हैं अनाकलित, अनाकलित। इसका मतलब हुआ अनइवैल्यूएट, जिनकी वैल्यू अभी तक नहीं की गई है, ठीक है ना। तो ये सारी श्रेणियों में बांटा गया है रेड डाटा बुक में, ठीक है ना। अब इसके बाद से आती है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जो मैं आपको ये विशेष टॉपिक जो है इसके नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को बताना आवश्यक था कि वन्य जीव, ठीक है ना, संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है ना। विशेष टॉपिक इसी पे है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्या है, ठीक है। हम इसको समझेंगे बाद में, ठीक है ना। पहले इसकी जो हम विशेष चीज़ क्या मैं बताना चाह रहा था इस क्लास में, वो चीज़ जानना है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है, ठीक है ना, यह भारत सरकार द्वारा उन जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान करना था जो कि रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, ठीक है ना, जिनकी भविष्य में समाप्त होने की संभावना है। साथ ही भारत में, ठीक है ना, सिर्फ उनको संरक्षण प्रदान ही नहीं करना बल्कि उनको पूर्ण संरक्षण प्रदान करना था, पूर्ण संरक्षण प्रदान करना, और इनकी शिकार पर, इनके व्यापार पर, इनकी तस्करी पर, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें रोक लगाने के लिए ये इस अधिनियम को लाया गया था। तो भारत सरकार ने अपने तरफ से वन्य जीवों को 6 कैटेगरीज में बांटा है। रेड डाटा बुक ने तो इसको 9 कैटेगरीज में बांटा है, लेकिन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसको जो है 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना, 6 भागों में बांटा गया है। अगर पहले की बात की जाए तो जो पहला है, इसको 6 भाग में नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 6 अनुसूची में बांटा गया है, 6 अनुसूचियों में बांटा गया है। तो अगर पहले अनुसूची की बात की जाए तो पहली जो अनुसूची आती है, इसमें आते हैं शेर जैसे पूंछ वाला, ठीक है ना, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, ठीक है ना, इसको फर्स्ट श्रेणी में रखा गया है। दूसरा आता है गैंडा, ठीक है ना। तीसरा आता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट, ठीक है ना, इंडियन बस्टर्ड, ठीक है ना। इसके बाद से इसमें आता है तेंदुआ, ठीक है, चीता, ठीक है ना, नारकोंडम,
नारकुंडम, इसके बाद से आता है हॉर्नबिल, हॉर्नबिल, इसके बाद से आता है ताहर, ठीक है ना, और आता है हिरन। इसके अलावा भी कई सारे श्रेणी वन के, ठीक है ना, ये श्रेणी वन है, इसको हम बोलेंगे श्रेणी एक। इसके साथ साथ और भी कई सारे जंतु आते हैं। अब इसको फर्स्ट वाले को समझा जाए कि जितने भी भारत सरकार ने श्रेणी एक के अंदर जीव जंतुओं को रखा है, जैसे कि शेर पूंछ वाला बंदर, गेंडा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तेंदुआ, चीता, इसमें हिरन भी आता है, मृग जो है इसमें, ठीक है, मैंने लिख दिया हिरन, मृग भी आता है, नारकोंडम आता है, हॉर्नबिल आता है, ताहर आता है, ठीक ना। तो इसमें जो भी जीव जंतु आते हैं इनको पूर्णतः संरक्षण प्राप्त है, पूर्णतः संरक्षण प्राप्त है। और इसमें जो है सिर्फ संरक्षण ही नहीं, अगर इनकी शिकार की जाती है, अवैध तरीका से इसका मतलब व्यापार किया जाता है, तब इस पे 7 से 10 साल की सज़ा भी है, और ठीक है ना, लगभग 15 से 50 लाख के बीच में अर्थदंड भी इसके साथ दे है, ठीक है। और सिर्फ अर्थदंड और अलग अलग ये क्या बोलते हैं कि सज़ा ही नहीं है, बल्कि दोनों भी इसमें दे है, ठीक है ना। अब ये मामला चलता है कि वह किस तरह का अपराध है, ठीक। लेकिन कई स्थितियों में इनको तब अपराध से मुक्त माना जाएगा जब इनमें से मानते हैं कोई चीता हो, ठीक है ना, कोई बाघ हो, ठीक है, वह जो है क्या बोलते हैं उसको, नरभक्षी बन जाए। नरभक्षी का मतलब जब ये रिहायशी इलाकों में निकलकर अगर किसी व्यक्ति पर लगातार हमला कर रहे हो, तब इस स्थिति में जो है इनको मारा जा सकता है, ठीक है। हाल ही की घटना जो है, जो पश्चिमी चंपारण की आपको गोवर्धना रेंज, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के जो गोवर्धना रेंज है, कुछ दिनों पहले ही की बात है कि देखा गया कि एक बाघ जो है अपने क्षेत्र से निकलकर, अपने प्राकृतिक आवास से निकलकर लगातार 10 से 12 लोगों की जो है जाने लेता है। इस स्थिति में सरकार ने, ठीक है, जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसने यह निकाला कि इसको मार दिया जाए, ठीक है, क्योंकि उसको कई बार कोशिश किया गया कि उसके प्राकृतिक आवास में लौटाया जाए, लौटाने की कई सारी कोशिशें हुई, लेकिन फिर वह अपने आवास को छोड़कर रिहायशी इलाकों में आता रहा। तो ऐसी स्थिति में जो है उसको मार दिया गया, तब वह जो है अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन कोई साधारण व्यक्ति बिना किसी सरकारी इजाज़त के अगर इनका व्यापार करता है, इनको मारता है, इनकी खाल, मांस, हड्डियों का व्यापार करता है, तब वह जो होगा कानूनन अपराध होगा, ठीक है। तो फर्स्ट श्रेणी में इनको पूर्णतः संरक्षण प्राप्त है। अगर दूसरी श्रेणी की बात की जाए, ठीक है ना, अगर श्रेणी 2 की बात की जाए, श्रेणी 2, अगर श्रेणी 2 की बात की जाए तो इसमें आते हैं रीसस बंदर, ठीक है ना, ठीक है। आपने पता देखा है कि नहीं, मैंने भी नहीं देखा। तो रीसस बंदर मैंने सिर्फ फोटो वगैरह देखा है। रीसस बंदर आता है, किंग कोबरा आता है। हालांकि कोबरा का तो लोग कितने लोग पकड़ के वो क्या करते हैं, सपेरा लोग इसका वो भीख मांगने वगैरह में काम करते हैं। किंग कोबरा होता है, उड़ने वाली एक गिलहरी भी होती है, और हिमालयन भूरा भालू, ठीक है ना, गिलहरी और हिमालयन भूरा भालू, ठीक है, ये इसके अंदर आते हैं, ठीक है ना। ये दो होते हैं, ये भी जो होते हैं श्रेणी 1 के तरह ही इनका भी संरक्षण है, लेकिन अर्थदंड और सजा के मामले में थोड़ी सी कम है, लेकिन पूर्ण संरक्षण जो है इनको भी प्राप्त है, ठीक है। ये दोनों लगभग सेम है। इसमें भारी अर्थदंड है, इसमें थोड़ी सी छूट है। इसमें 10 साल की सजा है, तो इसमें 7 साल, 3 से 7 साल है, और इसको जो है 10 साल 10 लाख तक का जुर्माना है, ठीक है। इसके बाद की बात आती है जो श्रेणी 3 की है, वह श्रेणी 3 जो है, ठीक है ना, इसमें सर्वाधिक जीव जंतु आते हैं श्रेणी 3 में। श्रेणी 3 में जो है हमारे नीलगाय, गोरल, भौंकने वाले हिरन, सांबर, नीला भेड़ा, ठीक है ना, चीतल, उसके बाद से डायना बोल रहे हायना और गोरल इत्यादि आते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है श्रेणी 3 के
श्रेणी 3 में जो भी आते हैं नीलगाय, गोरल, भौंकने वाला हिरण, नीला भेड़ा, चीतल, हायना, गोरल, सांबर, ये सारी चीज़ें जो आती हैं इसमें श्रेणी 3 में आते हैं, जो कि संरक्षण इनको भी प्राप्त है। चौथा श्रेणी में आते हैं जो हमारे होते हैं नेवला, गिद्ध, ठीक है ना, इनको भी संरक्षण प्राप्त है। इसके साथ ही साथ जो आते हैं पांचवा बेहद इंपॉर्टेंट है। पांचवा जो है परोपजीवी आते हैं। परोपजीवी मतलब जो है छोटे छोटे कीट ये सब खा के अपना जीवन पालते हैं, तो इसमें परोपजीवी आते हैं, इनका शिकार किया जा सकता है। जो श्रेणी 3 और जो 4 के होते हैं इन तक से आप शिकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब 5वां श्रेणी की आती है बारी, तो 5वां श्रेणी में ही सिर्फ शिकार किया जा सकता है। तो शिकार किया जा सकता है तो इतने बड़े नहीं होते हैं कि आप उनको शिकार कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें आते हैं चूहा, छछूंदर, ठीक है ना, कौवे जो हमारे साधारण जो उड़ते हैं वो कौवे आते हैं, और इसका फ्रूट बैट्स वगैरह आते हैं, ठीक है। 5 में अब जो छठी श्रेणी की बात आती है, ये छठा श्रेणी जो है पादपों के लिए होता है। किन के लिए होता है? पादपों के लिए। पादप मतलब पौधे, और इसमें उन पौधों को रखा गया है जिनकी ना तो आप व्यापार कर सकते हैं, ना ही उनको संग्रहित कर सकते हैं, ना ही उनका खेती कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जो है यहाँ पे एक रेड बांडा नाम आता है, ठीक है ना, इनका एक नाम आता है रेड बांडा, एक आता है ब्लू बांडा, ठीक है ना। उसी तरह भारत में आप कई सारे मादक पदार्थ हैं, उनकी भी आप खेती नहीं कर सकते हैं, उनको संग्रहित नहीं कर सकते, उसको उगा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इन जो है 6 श्रेणियों में बांटा गया है वन्य जीव अधिनियम, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की तरफ भारत सरकार द्वारा 6 श्रेणियों में कुछ जीव जंतुओं को बांटा गया है। अब जो बात आती है कि अगला क्लास जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात होगी, चर्चा होगी। उसमें जो है हम सिर्फ श्रेणी 1, 2, 3, 4, 5, 6 की ही बात करेंगे, ठीक है ना। उस समय मैं आपको ये इन जीव जंतुओं को नहीं लिखने वाला हूँ, इसलिए मैंने आपको पहले ही इसकी चर्चा कर दी है, ठीक है। चलिए तब तक नेक्स्ट क्लास देखेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तब तक के लिए धन्यवाद।